नमस्कार श्रोताओं, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट भूतिया गांव की डरावनी कहानी में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन का रुख ही बदल दिया। ये कहानी उत्तराखंड के एक दूर दराज के गांव रुद्रपुर की है, जहां मैं अपनी शोध यात्रा के दौरान गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैं आज आपको बताऊंगा वो पूरी तरह सत्य है। हालांकि कई बार मुझे खुद भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। मैं एक इतिहासकार हूं और पिछले वर्ष मैंने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित प्राचीन मंदिरों और स्थापत्य कला पर शोध करने का फैसला किया था। मेरी यात्रा अच्छी तरह से चल रही थी और मैंने कई दिलचस्प जानकारियां इकट्ठा की थीं। फिर एक दिन मुझे रुद्रपुर नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन हवेली है जिसमें अनोखी स्थापत्य शैली है। मैं वहां पहुंचने के लिए उत्साहित था और एक सुबह मैंने अपना सामान बांधा और रुद्रपुर की ओर चल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ी रास्ते संकरे और खतरनाक थे और आखिरी बस स्टॉप से गांव तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग 3 घंटे पैदल चलना पड़ा। जब मैं अंत में गांव पहुंचा तो सूरज डूबने को था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। मैंने देखा कि गांव बहुत छोटा था, शायद 20 या 30 घरों से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो बात मुझे तुरंत अजीब लगी वो थी वहां का शांत वातावरण। इतनी शाम को भी न तो बच्चों के खेलने की आवाजें थीं, न ही किसी परिवार के बातचीत करने की। वहां का माहौल इतना सन्नाटा भरा था कि मुझे अपने कदमों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। मैंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में एक अजीब सी भय की झलक थी जब उन्होंने मुझे देखा। मैंने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय दिया, बताया कि मैं एक शोध करता हूं और उस पुरानी हवेली के बारे में जानकारी चाहता हूं जिसके बारे में मैंने सुना था। बुजुर्ग महिला ने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन जब मैंने हवेली का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। बेटा, वो हवेली अच्छी नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वहां कोई नहीं जाता, आप भी न जाएं तो अच्छा है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ चीजें जाननी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने शोध के लिए वहां आया था और मैं खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। मैंने उनसे फिर से पूछा, इस बार थोड़ा जोर देकर, और अंत में उन्होंने बताना शुरू किया। उनकी कहानी के अनुसार हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी और इसे एक अमीर जमींदार ने बनवाया था जिसका नाम था ठाकुर दामोदर सिंह। वे अत्यंत क्रूर और अत्याचारी थे, गांव के लोगों को सताते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था और हवेली के निर्माण के दौरान भी कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग महिला ने आगे बताया कि एक दिन गांव के लोगों ने एकजुट होकर विद्रोह कर दिया। वे हवेली पर टूट पड़े और ठाकुर दामोदर सिंह और उनके परिवार को मार डाला। लेकिन मरते समय ठाकुर ने एक भयानक शाप दिया था कि वो और उसका परिवार कभी भी इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे और वे हमेशा हवेली में रहेंगे। उनकी आत्माएं वहां भटकती रहेंगी। तब से, बुजुर्ग महिला ने कहा, कोई भी उस हवेली में नहीं गया है और जो कोई भी गया वो या तो कभी लौटा ही नहीं या फिर पूरी तरह से बदल गया। हमने सालों पहले ही उसे त्याग दिया था। मुझे उनकी कहानी रोचक लगी, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। मैंने अपने मन में सोचा कि ये सब अंधविश्वास और पुरानी मान्यताएं हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया और कहा कि मैं अगले दिन हवेली देखने जाऊंगा। बुजुर्ग महिला ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं सिर्फ दिन के समय जाऊंगा और कुछ तस्वीरें लेकर वापस आ जाऊंगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन सावधान रहिएगा। मैंने उस रात बुजुर्ग महिला के घर में बिताई और सुबह होते ही मैं अपना कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच वो हवेली खड़ी थी। दूर से ही वो भव्य और आकर्षक लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मैंने देखा कि वो कितनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। पत्थरों से बनी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और पूरी इमारत पर लताएं और झाड़ियां उगाई थीं। फिर भी हवेली की वास्तुकला अद्भुत थी। ब्रिटिश और मुगल शैलियों का एक अनोखा मिश्रण, जिसमें स्थानीय पहाड़ी तत्व भी शामिल थे। मैंने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें लेनी शुरू की। हवेली के चारों ओर घूमते हुए मैंने एक प्रवेश द्वार पाया जो आधा खुला था। मैं रुका और एक पल के लिए सोचा।
बुजुर्ग महिला की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे डर से कहीं अधिक मजबूत थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। धूल से भरी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो कि पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। सूरज की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे धूल के कण चमक रहे थे। मैंने अपना फ्लैशलाइट निकाला और आगे बढ़ा। हवेली का अंदरूनी भाग उससे भी अधिक प्रभावशाली था जितना मैंने सोचा था। भव्य सीढ़ियां, नक्काशीदार छतें और विशाल कमरे, सब कुछ एक समय के वैभव की कहानी कह रहा था। लेकिन अब सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर फफूंदी लगी थी और कई जगहों पर छत गिर चुकी थी। मैंने लगभग 1 घंटे तक हवेली का निरीक्षण किया, नोट्स लिए और तस्वीरें खींची। मैंने किसी भी असामान्य या भूतिया गतिविधि का अनुभव नहीं किया और मैं अपने आप को सराह रहा था कि मैंने बुजुर्ग महिला की अंधविश्वासी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। मैंने दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमरा रही थीं जैसे ही मैंने उन्हें चढ़ना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे कदम चरमराती लकड़ी में गूंज रहे थे। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, मैंने एक लंबा गलियारा देखा जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। और तभी मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। एक ठंडी हवा मेरे बगल से गुजरी, जबकि हवेली में कोई खुली खिड़की नहीं थी जिससे हवा आ सकती थी। और फिर बहुत ही धीमी आवाज में मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। ये एक महिला की आवाज थी, इतनी दर्द भरी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को सांत्वना दी कि ये सिर्फ हवा होगी या शायद कोई जंगली जानवर जो हवेली में घुस आया होगा। मैंने अपनी फ्लैशलाइट मजबूती से पकड़ी और गलियारे के अंत की ओर बढ़ने लगा, जहां से आवाज आ रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था, जो शायद एक समय में मास्टर बेडरूम रहा होगा। द्वार आधा खुला था और मैंने धीरे से उसे धकेला और अंदर झांका। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें एक पुराना पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल और एक बड़ी खिड़की थी, जिससे बाहर के जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी, पीठ मेरी ओर। वो एक सफेद साड़ी पहने थी और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे पता था कि ये हवेली खाली है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आता, तो ये महिला कौन थी? नमस्कार, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले, मानो मेरी आवाज सुनी ही ना हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कुछ कदम आगे बढ़ाया। मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने दोबारा प्रयास किया और इस बार वो धीरे से मुड़ी, और जैसे ही उसका चेहरा मेरी ओर घूमा, मेरी सांस थम गई। उसका चेहरा नहीं था। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक धुंधला अंधेरा स्थान था, जैसे कि कोई तस्वीर जिसमें चेहरा धुंधला कर दिया गया हो। मैं स्तब्ध रहकर देखता रहा। मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। और फिर वो धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे भीतर का सारा तर्क और विज्ञान उस क्षण विदा हो गया। मैंने मुड़कर भागना शुरू किया, गलियारे से होकर सीढ़ियों की ओर। पीछे से मैंने एक तीक्ष्ण चीख सुनी, इतनी भयानक कि मेरा खून जम गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो महिला मेरी ओर तेजी से आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यही मेरा अंतिम दिन है। एक बार मैंने ठोकर खाई और गिरते गिरते बचा, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा और हवेली के प्रवेश द्वार की ओर भागा, मैंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है और मेरे चारों ओर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही हैं। हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। ये आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं जैसे जैसे मैं बाहर की ओर भागा। और फिर जैसे ही मैं द्वार तक पहुंचा, मैंने देखा कि वो बंद हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे बंद कर रही हो। मैं तेजी से दौड़ा और बमुश्किल उससे पहले बाहर निकल गया, जैसे द्वार धड़ाम से बंद हो गया। मैं हवेली के सामने खड़ा था, हाँप रहा था और मेरा शरीर पसीने से तरबतर था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, शांत और निर्जीव, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं तेजी से गांव की ओर भागा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब मैं बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा, वो दरवाजे पर ही खड़ी थीं, जैसे मेरा इंतजार कर रही हूं। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा, मैंने आपको चेतावनी दी थी। उस दिन के बाद मैंने रुद्रपुर छोड़ने का फैसला किया।
मेरा शोध अधूरा रह गया, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं अपने साथ जो कुछ भी देखा और अनुभव किया था, उससे इतना डरा हुआ था कि मैं एक पल भी और वहां नहीं रुक सकता था। जब मैं वापस अपने शहर पहुंचा तो मैंने अपनी तस्वीरें देखी, और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे की हर तस्वीर में जहां मैंने उस महिला को देखा था, एक धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था। एक सफेद साड़ी में एक महिला का आकार जिसका चेहरा नहीं था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के कुछ दिनों बाद मैंने अजीब सपने देखना शुरू किए। हर रात मैं खुद को उस हवेली में पाता, उस गलियारे में, उस कमरे की ओर बढ़ते हुए, और हर रात वो महिला मुझसे कहती, वापस आओ हमारे पास, हमेशा के लिए। मैंने डॉक्टरों से मिलने की कोशिश की, मनोचिकित्सकों से बात की, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। सपने बंद नहीं हुए, और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सिर्फ सपने ही नहीं थे, वो महिला मुझे बुला रही थी, मुझे वापस बुला रही थी। 1 महीने बाद मैंने एक सन्यासी से मिलने का फैसला किया, जो प्राचीन शास्त्रों और आत्माओं के बारे में जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी जब कोई व्यक्ति अत्यंत दुख और गुस्से में मरता है, तो उसकी आत्मा उस स्थान से बंध जाती है जहां वो मरा था, और वो आत्मा दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, अपने दुख को बांटने के लिए। सन्यासी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र भी सिखाए जो मुझे हर रात सोने से पहले जपने थे। और धीरे धीरे सपने कम होने लगे और अंततः पूरी तरह से बंद हो गए। मैंने कभी भी रुद्रपुर वापस जाने की हिम्मत नहीं की, और ना ही मैंने कभी अपनी कहानी किसी और से साझा की आज तक। मैं नहीं जानता कि वो हवेली अब भी खड़ी है या नहीं, या वो भूत अब भी वहां भटक रहा है या नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आप कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में यात्रा करते हैं और रुद्रपुर नामक एक छोटे से गांव के बारे में सुनते हैं, तो वहां ना जाएं, और अगर आप वहां जाते भी हैं तो उस पुरानी हवेली से दूर रहें, क्योंकि वहां की आत्माएं अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस भयानक कहानी के साथ मैं आज के पॉडकास्ट को समाप्त करता हूं। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। याद रखें, हर कहानी में कुछ न कुछ सत्य होता है, और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वास्तविकता से प्रेरित होती हैं। अगले हफ्ते एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और अंधेरे से सावधान रहें। नमस्कार।